हेलो नमस्कार दोस्तों। आज देखिए फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 का पार्ट सेकंड। तो आज हम पार्ट सेकंड में देखेंगे 65 से लेकर के 125 तक के सारे क्वेश्चंस। तो इससे पहले दोस्तों मैंने प्रैक्टिस पेपर सेकंड पार्ट फर्स्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर जा कर के प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लिए दोस्तों, बढ़ते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है, विथ द रीओपनिंग ऑफ द थिएटर्स इन 1660 आफ्टर द प्यूरिटन बैन, ड्राइडन began writing plays. His first play ... appeared in 1663। आपको बताना है दोस्तों कि जब 1660 में थिएटर दोबारा से फिर खोले गए तो, और प्यूरिटन बैन के बाद, जो कि प्यूरिटन ने उनको बैन किया था, उसके बाद जब 1660 में थिएटर को दोबारा खोला गया तो ड्राइडन ने प्लेज को लिखना शुरू किया। तो आपको बताना है कि ड्राइडन का पहला प्ले कौन सा है जो 1663 में जो नज़र आया। अब दोस्तों हम दिखा रहे हैं इसका ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने ऑल फॉर लव। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ऑल फॉर लव। सेकंड ऑप्शन द वाइल्ड गैलेंट। और थर्ड ऑप्शन आपके सामने है एनस मिराबिल्स। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने वाइल्ड गैलेंट। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा उनका वर्क है, जॉन ड्राइडन साहब का जो फर्स्ट वर्क है और वो 1663 में आया था जब दोबारा से थिएटर खोले जा रहे थे। दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 65 का। दोस्तों तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 65 के आंसर की, तो इसका आंसर है द वाइल्ड गैलेंट। यानी इसका दोस्तों 1663 में जो फर्स्ट प्ले है जॉन ड्राइडन साहब का, वो है द वाइल्ड गैलेंट। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लीजिए सबसे पहले। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैरिज अ ला मोड फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंडन इन 1673 by the King's Company and written in a combination of prose, blank verse and heroic couplet। तो आपको बताएं दोस्तों कि जो मैरियस अ ला मोड जो ये प्ले है, तो लंदन में 1673 में किंग्स कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया था, जो कि प्रोज और ब्लैंक वर्स तथा हीरोइक कपलेट्स के कॉम्बिनेशन से लिखा गया था। तो उसको बताना है कि वो क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सामने है दोस्तों, देख पा रहे हैं, रिस्टोरेशन कॉमेडी। सेकंड ऑप्शन आपके सामने है रिस्टोरेशन ट्रेजेडी। थर्ड ऑप्शन आपके सामने है लिटिल ड्रामा। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है फार्स। आपको बताना है दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का, आपको बताना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 66 के सही आंसर की, इसके ऊपर देख पा रहे हैं आप लोग, मैरिज अ मोड जो 1673 में परफॉर्म हुआ था वो है दोस्तों रिस्टोरेशन कमेडी। क्या है दोस्तों, वो है रिस्टोरेशन कमेडी। बढ़ते थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने। तो दोस्तों उसको आप पढ़ लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन को। Which heroic play of Dryden has a prologue which denounces the use of rhyme in serious drama। आपको बताना है कि जॉन ड्राइडन साहब का वो कौन सा हीरोइक प्ले है जिसमें एक प्रोलॉग होता है which denounces the use of rhyme in serious drama, जिसमें आप देखेंगे तो राइम का यूज़ किया गया सीरियस ड्रामा में। आपको बताना है वो कौन सा प्ले है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ऑल फॉर लव। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने औरंगजेब। थर्ड ऑप्शन आपके सामने
द वाइल्ड गैलेंट। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आप देख पा रहे हैं रिलीजियो लेसी। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। दोस्तों अगर बात करें 67 की तो इसका सही आंसर है आपके सामने बी, औरंगजेब 1675 दोस्तों। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं व्हाट डज, क्वेश्चन है दोस्तों आप देख लीजिए, व्हाट डज लूका टेल रायना इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लूका और रैना की तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा प्ले है। दोस्तों आप बताएं ये प्ले कौन सा है। तो आपको बताना है कि व्हाट डज लूका टेल रायना, यानी कि जो प्ले की शुरुआत होती है तो शुरुआत में लूका जो है वो रैना से क्या कहती है दोस्तों को बताना है। तो लूका क्या बता दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने हाउ टू फाइंड अ ट्रैप डोर इन हर रूम। सेकेंड है हाउ टू अनबकल हर शूज विद द लाइट ऑफ। और सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपके सामने है हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट इंटायरली। और लास्ट ऑप्शन आपके सामने दोस्तों हाउ टू फाइंड द चॉकलेट क्रीम्स। ये हमें बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। आप लोग सही ऑप्शन का चुनाव करें क्वेश्चन 68 के लिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन है दोस्तों हाउ टू क्लोज द विंडो विदाउट लॉकिंग इट इंटायरली शट। आपको ये जो क्वेश्चन है नोट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बताना है कि ये कौन सा प्ले है इसमें लौका और रैना नाम की कैरेक्टर्स नज़र आती हैं। और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर आपने ये प्ले नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 69 टू whom इज लौका इंगेज्ड। आपको बताना है कि जो लौका है वो किसके साथ इंगेज थी। तो फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है निकोले, सेकंड है निकोला, थर्ड है रिकोला, फोर्थ है रोको। अब दोस्तों बात करते हैं कि निकोले, निकोला, रिकोला और रोको में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उस प्ले में है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम क्लियर कर दें कि लौका जो है रैना की एक नौकरानी है और एक नौकर है लौका के रैना के मतलब फैमिली में। तो वो नौकर जो है उसका नाम क्या है और उसी नौकर के साथ जो लौका है आप देख पा रहे हैं ये इंगेज थी। दोस्तों इसका सही आंसर है निकोला। क्या है दोस्तों निकोला, 69 का सही आंसर है निकोला। बढ़ते थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 आप पढ़ लीजिए द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। आपको बताना है कि जो टाउन किंगस्टन है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है या स्थित है। आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दोस्तों थेम्स, सेकंड है द रिवर पेक, थर्ड है द रिवर निकिंजर और फोर्थ है आपका द रिवर एफ्रा। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, कौन सी नदी है दोस्तों। आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जिसके किनारे टाउन किंगस्टन सिचुएटेड है। क्वेश्चन 70 का सही ऑप्शन आप जानते हैं वो है थेम्स। थेम्स नदी किनारे किंगस्टन टाउन किंगस्टन जो है वो सिचुएटेड है। बढ़ते थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 71 जॉन गॉल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ। आपको बताना जॉन गॉल्सवर्दी जो है वो किसके पुत्र थे। फर्स्ट है आपका नोबलिस्ट, सेकंड है मर्चेंट, थर्ड है लॉयर, फोर्थ है आपका डॉक्टर। सभी जानते दोस्तों कि जो जॉन गॉल्सवर्दी थे वो एक लॉयर के पुत्र थे। बड़े थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ दोस्तों कहते हैं हारोल्ड पिंटर्स। बात करते हैं हारोल्ड पिंटर्स फादर
हाइमन जैक पिंटर 1902 to 1997 was a। आपको बताना है कि हारोल्ड पिंटर के जो फादर थे इसका नाम हाइमन था। तो हाइमन जो है हाइमन जैक जो 1902 से 1997 तक थे, आपको बताना है वो क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बस कंडक्टर, सेकंड है डॉक्टर, थर्ड है पुलिसमैन और फोर्थ आपका लेडीज टेलर। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। हारोल्ड पिंटर के फादर हाइमन जैक क्या थे। आपको बताना है 72 के लिए सही ऑप्शन। तो बात करते हैं अगर हम हारोल्ड पिंटर के फादर की, तो वो थे लेडीज टेलर। बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है हारोल्ड पिंटर्स, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हारोल्ड पिंटर्स मदर फ्रांसिस तो 1904 से 1992 तक जो थी, तो वो क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों बस कंडक्टर, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है बस कंडक्टर, सेकंड है डॉक्टर, थर्ड है हाउसवाइफ, फोर्थ है आपका नर्स। आपको पता है हारोल्ड पिंटर की माँ क्या थी दोस्तों, ये बताना है। 73 के लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो सही ऑप्शन इसका होगा दोस्तों, अगर बात करते हैं हारोल्ड पिंटर की मदर की, तो वो एक हाउसवाइफ थी दोस्तों। बताया थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 74 की तरफ। 74 है हाउ मैनी, अब बात करते हैं तो हाउ मैनी टाइम यूजीन ओनील वन द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा। आपको बताना है कि यूजीन ओनील को ड्रामा के लिए पुलित्जर प्राइज कितनी बार दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 4 टाइम्स, एक बार 1920, 1922, 1928, 1957। दूसरा ऑप्शन है 3 टाइम्स 1920, 1922, 1928। थर्ड ऑप्शन है 2 टाइम्स 1920 एंड 1922 और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। हारोल्ड सॉरी यूजीन ओनील को कितनी बार पुलित्जर प्राइज ड्रामा के लिए दिया गया, आपको बताना है दोस्तों। और उस सन वो ईयर कौन कौन से आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए सही ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों। अगर बात करें यूजीन ओनील की, तो उनको मिला था कुल मिलाकर के 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज ड्रामा के लिए 1920 में, 22 में, 28 में और 57 में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया ग्रीस कर्नाड वॉज बॉर्न ऑन, ग्रीस कर्नाड का जन्म कब हुआ था दोस्तों। बात करते हैं इसके आंसर की, तो 4 ऑप्शन आपको हम दिखा दे रहे हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या हो सकता है। फर्स्ट है मैथरॉन बॉम्बे, फर्स्ट है आपका मैथरॉन बॉम्बे, सेकंड है आपका न्यू दिल्ली या दिल्ली, थर्ड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने चेन्नई तमिलनाडु। दोस्तों सही ऑप्शन आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। तो 75 के लिए अगर हम बात करते हैं ग्रीस कर्नाड के जन्म की, तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों मैथरॉन बॉम्बे में। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैथरॉन को अब हम कहते हैं महाराष्ट्र। थोड़ा बढ़ते हैं आगे। तो ग्रीस कर्नाड डाइड ऑन, आपको बताना दोस्तों कि ग्रीस कर्नाड की मृत्यु कब हुई थी, आपको ये बताना है दोस्तों। ग्रीस कर्नाड की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है 10 जून 2016, 10 जून 2017, 10 जून 2018, 10 जून 2019। आपको सही ऑप्शन बताना है कितने साल की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी और वो कौन सा ईयर था दोस्तों। तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी है ग्रीस कर्नाड की और उनके द्वारा जो वर्क लिखा गया है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि आपको बताना है कि वो वर्क कौन सा है जिसमें लौका और रैना नाम के कैरेक्टर्स मिलते हैं दोस्तों। और ग्रीस कर्नाड की हम बात करें तो उनकी मृत्यु हुई थी 76 का सही आंसर आपके सामने है 81 ईयर्स की एज में, यानी कि आपका सही ऑप्शन है 10 जून 2019।
बढ़ते थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 77 की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन 77 है, फ्रांसिस बैकन वॉज द सन ऑफ। आपको बताना है जो फ्रांसिस बैकन थे वो पुत्र थे डॉट 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 लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील। आपको बताना उनका नाम क्या है, फ्रांसिस बैकन के पिताजी का। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने सर निकोलस बैकन, लॉर्ड फ्रांसिस बैकन, लॉर्ड निकोलस बैकन या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन आपको चुनना है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। 77 क्वेश्चन। अगर बात है दोस्तों 77 की, तो अगर हम बात करें इनके फादर की फ्रांसिस बैकन की, तो उनका नाम था सर निकोलस बैकन। बढ़ते थोड़ा सा आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है, द मदर ऑफ फ्रांसिस बैकन वॉज। फ्रांसिस बैकन की मदर का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने एन कुक बैकन, एलिजाबेथ बैकन, मेरी बैकन या नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों क्या है, फ्रांसिस बैकन की मदर का क्या नाम है। दोस्तों 78 की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हो जाएगा एन कुक बैकन, यानी फ्रांसिस बैकन का नाम की मदर का नाम था एन कुक बैकन। बोलते थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो इसका पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हाउ इज सर रॉगर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेटर। आपको बताना है सर रॉगर स्पेक्टेटर के साथ किस प्रकार से रिलेटेड हैं, किस प्रकार से संबंधित हैं। आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है सर रॉगर इज हिज मेंटर, सर रॉगर इज हिज एल्डर ब्रदर, सर रॉगर इज हिज फ्रेंड, सर रॉगर इज हिज लैंडलॉर्ड। सही बताना ऑप्शन क्या हो सकता है, सर रॉगर जो है स्पेक्टेटर के साथ में किस प्रकार से रिलेटेड हैं। 79 का सही ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर रॉगर इज हिज फ्रेंड। यानी इस पर अगर बात करते हैं तो सर रॉगर जो है वो जो है स्पेक्टेटर में वो एक फ्रेंड के रूप में संबंधित हैं दोस्तों। बट थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, हु एमंग अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने है, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन है जो स्पेक्टेटर क्लब का मेंबर नहीं है। आपको बताना है फर्स्ट है आपका दोस्तों कैप्टन सेंट्री, सेकंड है सर रॉगर डी कवर्ले, और सी है सर एंड्रयू प्री पार्ट या द मर्चेंट, वो एक मर्चेंट है, और फोर्थ ऑप्शन आपका है टेम्पलर लॉयर हु इज सिक ऑफ हिज प्रोफेशन, और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव ऑल द मेंबर्स। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, स्पेक्टेटर क्लब का मेंबर कौन नहीं है इनमें से, इनके नाम आपको मैंने बताया। तो 80 का सही आंसर दोस्तों आपके सामने। अगर हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पे मेंबर्स बताए गए सभी स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर हैं दोस्तों। बढ़ते थोड़ा सा आगे क्वेश्चन है, हु इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हु इज गिवन किसको दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर, मतलब मिस्टर स्पेक्टेटर की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर रॉगर, सेकंड है चैपलिन, थर्ड है बटलर, फोर्थ है गार्डनर। तो सही ऑप्शन चुनना है दोस्तों। सही ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 81 का। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बटलर, यानी बटलर को दिया गया था जिम्मेदारी मिस्टर स्पेक्टेटर की देखभाल करने की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की, तो लिखा हु सेड ऑफ लैम्प्स स्टाइल। दोस्तों हु सेड ऑफ लैम्प्स स्टाइल द ब्लॉसम्स आर culled from other men's garden, but their blending is all lamps on. Passing through lamps' imagination, they become something fresh and individual. His style is a mixture certainly of many styles, but a chemical, not a mechanical mixture. बताना है दोस्तों कि लैम्प की स्टाइल के लिए ये बात किसने कही है। दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ,
आप एक बार सोच सकते हैं, आप सोच के देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ये किसने कहा कि द ब्लॉसम्स आर कल्ड फ्रॉम अदर मेन्स गार्डन्स। आप इतना ही याद रख लीजिए, थोड़ी सी लाइन याद कर लीजिए दोस्तों, तो इससे आप के लिए आसानी हो जाएगी कि ये पूरी लाइन आप याद रख सकते हैं। बढ़ते थोड़ा सा आगे इसके ऑप्शन की तरफ। तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके सामने ह्यू वॉकर, सेकंड है कॉम्पटन रिकेट, थर्ड है वॉकर वाल्टर पेटर, फोर्थ है आपका जॉर्ज सैमसन। सही ऑप्शन आपको बताना दोस्तों, सही ऑप्शन इसका क्या होगा। किसने ये कमेंट इस चीज़ का है लैम्प की स्टाइल के लिए जो मैंने अभी लाइन आपको दिखाया दोस्तों। तो 82 का सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉम्पटन रिकेट, यानी ये बात कही है कॉम्पटन रिकेट साहब ने। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। In each and every essay, we feel the vein of his subjectivity. Who said? किसने कहा है कि प्रत्येक हिस्से में हम फील करते हैं, तब उनके सब्जेक्टिविटी की बीन को यानी कि उनके नब्ज को हम फील करते हैं। ये बात किसने कही है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ह्यू वॉकर, सेकंड है कॉम्पटन रिकेट, थर्ड है वॉल्टर पेटर, फोर्थ है आपका जॉर्ज सैमसन। सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। ये बात किसने कही है, चार्ल्स लैम्ब के लिए आपको बताना है। 83 का सही ऑप्शन क्या है, तो सही ऑप्शन दोस्तों वाल्टर पेटर ने इस बात को कहा है इन ईच एंड एवरी एसे वी फील द वेन ऑफ हिज सब्जेक्टिविटी। और थोड़ा सा आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने दोस्तों। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, लैम्ब ऑलवेज राइट्स एज वन टू whom words are a delight in themselves, and though no one cared more genuinely for the things he wrote about, joy lay for him in the manner of describing them. He is distinctly an art for art's sake writer who said। दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ह्यू वॉकर, सेकंड है कॉम्पटन रिकेट, थर्ड है वॉल्टर पेटर, फोर्थ है आपका हैजलिट। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, आप बताएं सही ऑप्शन इसका क्या होगा। आपको इसको याद करने के लिए इतना याद रखना, ही डिस्टिंक्टली एन आर्ट फॉर आर्ट सेक राइटर। तो अगर हम बात करें आर्ट फॉर आर्ट सेक राइटर, ये किसको कहता है, इतने सही आप समझ सकते हैं इसका आंसर दोस्तों 84 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन हमने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों 84 के सही आंसर की अगर हम आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें याद आते हैं सबसे पहले हैजलिट महोदय। तो हैजलिट ने इस बात को कहा है। इसको एक बार फिर देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 85 की तरफ। क्वेश्चन 85 दोस्तों, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एट टाइम्स द मेलेडी would return to Mary, giving a sure warning of its terrible approach. Brother and sister might be seen walking silently hand in hand to the gates of asylum, their cheeks wet with tears। आपको बताना है कि ये बात किसने कहा है। चार्ल्स लैम्ब और उनकी जो सिस्टर है मैरी लैम्ब, उनके लिए किसने कहा इस बात को। आपको दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है। सही फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूज वॉकर, सेकंड है कॉम्पटन रिकेट, थर्ड है वॉल्टर पेटर और फोर्थ है डीजे लॉन्ग। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है 85 के लिए। कितने अगर हम 85 के सही आंसर की, तो ये कहा है डीजे लॉन्ग ने। थोड़ा सा आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है Who told us that we ought to give up happiness in favor of blessedness? Who told us that we ought to give up
हैप्पीनेस इन फेवर ऑफ ब्लेस्डनेस। आपको बताना है ये बात किसने कहा है। ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल, सेकंड है कार्लाइल, थर्ड है एजी गार्डनर, फोर्थ है आपका आरियल स्टीवेंसन। आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों, सही ऑप्शन क्या है। 86 का सही ऑप्शन क्या हो सकता है आपको बताना है। तो मैं बात करूँ हु टोल्ड अस, किसने कहा है कि बी और टू गिव अप हैप्पीनेस इन फेवर ऑफ ब्लेस्डनेस, तो ये बात कही है कार्लाइल महोदय ने। इसको आप नोट कर सकते हैं। बट थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 87 की तरफ। 87 क्वेश्चन दोस्तों, हाउ डज द ऑथर एड्रेस कार्लाइल एन इंग्लिश ऑथर। आपको बताना है कि ऑथर जो है किस प्रकार से कार्लाइल को एक इंग्लिश ऑथर के रूप में एड्रेस करता है। फर्स्ट है आपके सामने ऑप्शन अ ब्रिटिश फ्रेंड ऑफ जर्मन्स, ब्रिटिश इमिटेटर ऑफ जर्मन स्कॉलर्स या फिलोसोफर्स, ब्रिटिश कॉपी कैट ऑफ रोमन्स या नन ऑफ दीज। आपको बताना है दोस्तों ये बात टॉमस कार्लाइल को किसने कहा है, सॉरी टॉमस कार्लाइल के लिए एन इंग्लिश ऑथर क्यों कहा गया है, इसके लिए क्यों एड्रेस किया जाता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन आपको देना है 87 का। 87 के सही आंसर की दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश इमिटेटर। और ब्रिटिश इमिटेटर थे इसलिए उनको हम कहते हैं एन इंग्लिश ऑथर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे दोस्तों, क्वेश्चन 88। तो क्वेश्चन आपके सामने, हु फाउंड blessedness in old places like Cromwell's Irish massacres, Frederick the Great bloodthirsty perfidy, and Governor Ayres Jamaican brutality। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट है आपका बर्ट्रांड रसेल, कार्लाइल, एजी गार्डनर, आरियल स्टीवेंसन। आपको सही ऑप्शन बताना है, सही ऑप्शन क्या है इसके लिए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, हु फाउंड ब्लेसनेस इन ओल्ड प्लेसेस। कौन पाता है ओल्ड प्लेसेस में ब्लेसनेस को, जिसने पाया क्रॉम्वेल्स आयरिश मैसेकर में, फ्रेडरिक द ग्रेट ब्लडथर्स्टी परफेडी में, एंड गवर्नर्स आयर्स जमैकन ब्रुटालिटी में। आपको बताना है सही ऑप्शन। दोस्तों ऑप्शन हमने आपको बता दिया, सही ऑप्शन क्या हो सकता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का सही ऑप्शन आपके सामने बात करते हैं तो ये है कार्लाइल महोदय। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ दोस्तों। तो आप बात करें पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू वॉज मैरिड टू कमला नेहरू इन। आपको बताना है कि पंडित नेहरू का विवाह कमला नेहरू से कब हुआ था। आपको दोस्तों इसका सही आंसर देना है। फर्स्ट है ऑप्शन आपके सामने है 1915, 1916, 1917, 1918। यानी कि बताना है कि पंडित नेहरू का विवाह कमला नेहरू से किस ईयर में हुआ था। 89 का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो सही ऑप्शन दोस्तों बी। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों बी, यानी कि हम बात करते हैं पंडित नेहरू के विवाह की कमला नेहरू से, तो है 1916। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू क्या थे। फर्स्ट है ऑप्शन आपके सामने बैरिस्टर, सेकंड है राइटर, पॉलिटिशियन या ऑल ऑफ दीज। अगर हम बात करें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की कि ये क्या थे, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 90 का सही आंसर क्या हो सकता है। तो सही आंसर हो सकता है दोस्तों ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो बैरिस्टर भी थे और राइटर भी थे और पॉलिटिशियन तो थे ही, क्योंकि वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ दोस्तों। तो जवाहरलाल नेहरू इज़, बताना है कि जवाहरलाल नेहरू इज़ पॉपुलर एमंग चिल्ड्रन एज। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो चिल्ड्रन के बीच में, बच्चों के बीच में किसके रूप में प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों अंकल नेहरू यानी चाचा नेहरू। तो सभी समझ गए होंगे क्या है, दादा नेहरू, बाबा नेहरू, कजिन नेहरू। सी ऑप्शन आपके सामने दोस्तों आंसर का, यह सही ऑप्शन है 91 का
ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंकल नेहरू या चाचा नेहरू। पर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स वॉज मैन्सफील्ड मैरिड। आपको बताना है मैन्सफील्ड ने कितनी बार विवाह किया था। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड है 1, थर्ड है 3, फोर्थ है आपका 4। सही ऑप्शन बताना है मैन्सफील्ड ने कितनी बार विवाह किया था। दोस्तों 92 का सही ऑप्शन है 2, यानी कि अगर बात मैन्सफील्ड की तो मैन्सफील्ड ने 2 बार विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 93 आप देख सकते हैं मैन्सफील्ड पब्लिश्ड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन 1911 कॉल्ड। अगर बात करें मैन्सफील्ड की तो मैन्सफील्ड ने अपने शॉर्ट स्टोरीज का पहला कलेक्शन 1991 में प्रकाशित करवाया। तो आपको बताना है कि वो कलेक्शन जो था उसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों द गार्डन पार्टी, न्यूज़ एंड नोट्स। और बात करते हैं बचे हुए 2 और ऑप्शन की तो आपको यहाँ मिल जाएंगे 2 ऑप्शन और। फर्स्ट है आपका इन अ जर्मन पेंशन दोस्तों, इन अ जर्मन पेंशन या प्लेस। आपको बताना है सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका इन अ जर्मन पेंशन। बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन है इन जनवरी 1752। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए दोस्तों। इन जनवरी 1752 फील्डिंग स्टार्टेड अ फोर्टनाइटली द कोवेंट गार्डन जर्नल पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम। आपको बताना है कि हेनरी फील्डिंग ने क्या किया जनवरी 1752 में एक फोर्टनाइटली द कॉन्वेंट गार्डन जर्नल को पब्लिश किया। बताना है को उन्होंने स्यूडोनिम के साथ यानी अपने उपनाम के साथ पब्लिश किया था। उनका उपनाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है सर अलेक्जेंडर ड्रैकेंसर, सेकंड है सर एंड्रयू सोवर्स, थर्ड है सर एंड्रयू सीवर्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। सही ऑप्शन आपको दोस्तों चुनना है। सही ऑप्शन क्या होगा 94 का। दोस्तों बात करते हैं 94 के सही आंसर की। और फील्डिंग के उपनाम की तो वो है सर अलेक्जेंडर ड्रैकेंसर। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 है, आप पढ़िए पहले। हेनरी फील्डिंग डाइड ऑन एट द एज ऑफ 47। हेनरी फील्डिंग की मृत्यु हुई थी 47 की उम्र में। तो वो ईयर कौन सा था, मंथ कौन सा था और वो डेट कौन सी दोस्तों आपको बताना है 95 का सही आंसर। दोस्तों बात करते हैं हेनरी फील्डिंग के डेथ की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है 8 अक्टूबर 1751, 8 अक्टूबर 1752, 8 अक्टूबर 1753, 8 अक्टूबर 1754। सही ऑप्शन आपको चुनना है दोस्तों कि हेनरी फील्डिंग की मृत्यु कब हुई थी। अगर बात करें दोस्तों 95 के सही आंसर की तो हो जाएगा 8 अक्टूबर 1754, यानी हेनरी फील्डिंग की मृत्यु 8 अक्टूबर 1754 में हुई थी। दोस्तों बात करते हैं हेनरी फील्डिंग से क्वेश्चन और है कि हेनरी फील्डिंग डाइड इन। हेनरी फील्डिंग की मृत्यु हुई थी तो वो स्थान क्या है। फर्स्ट है दोस्तों लिस्बन किंगडम ऑफ पोर्टुगल, सेकंड है बर्मिंघम इंग्लैंड, थर्ड है शेफील्ड इंग्लैंड, थर्ड है मैनचेस्टर इंग्लैंड। आपको बताना है हेनरी फील्डिंग की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के सही आंसर की। तो वो है लिस्बन किंगडम ऑफ पोर्टुगल, यानी बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की मृत्यु की तो लिस्बन किंगडम ऑफ पोर्टुगल में इनकी मृत्यु हुई थी। या पुर्तगाल आप पहुँचते हैं दोस्तों, पोर्टुगल को हम पुर्तगाल पढ़ते हैं तो लिस्बन किंगडम ऑफ पुर्तगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन 97 क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स एक्शन टेक्स प्लेस बोथ इन पेरिस एंड लंदन।
यहाँ पे जितने भी दिए गए नॉवेल्स हैं दोस्तों बताना है कि इसमें कौन नॉवेल वो है जिसने पेरिस और लंदन दोनों में अपना प्लेस लिया या दोनों उसकी सेटिंग थी, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड। सही ऑप्शन आपको दोस्तों चुनना है। सही ऑप्शन क्या होगा? तो 97 का अगर हम बात करें कि इसका सही ऑप्शन, सही आंसर तो है अ टेल ऑफ टू सिटी। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ दोस्तों, एक आप देख पा रहे हैं पेरिस, सेकंड है लंदन। तो इसको आप एक हिसाब से ट्रिक समझ करके याद कर सकते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की जो सेटिंग है वो पेरिस और लंदन दोनों है। तो थोड़ा सा आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है आपके सामने। डिकेंस सेज अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स। डिकेंस ने अपने नॉवेल्स में से एक के बारे में कहा है, या क्या कहा है, क्या कहते हैं? आई लाइक दिस द बेस्ट, मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। द नॉवेल इज, वो नॉवेल कौन सा है? डिकेंस ने किस नॉवेल को कहा है कि ये नॉवेल मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है आवर म्यूचुअल फ्रेंड, थर्ड है ब्लीक हाउस, फोर्थ है लिटिल डॉरिट। सही ऑप्शन आपको बताएं दोस्तों। आप कह सकते हैं डिकेंस का सबसे फेवरेट उनका नॉवेल कौन सा है? 98 का सही आंसर क्या है? तो वो है दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड। क्वेश्चन 99 दोस्तों, विच साइंटिफिक थ्योरी डिड हार्डी एक्सेप्ट आफ्टर अबांडनिंग क्रिश्चियनिटी? तो बताना है कि हार्डी ने कौन सी साइंटिफिक थ्योरी को अपनाया क्रिश्चियनिटी को छोड़ने के बाद या क्रिश्चियनिटी से अलग होने के बाद? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन थ्योरी, सेकंड है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, सेकंड है थ्योरी ऑफ हेलियोसेंट्रिज्म, और फोर्थ है आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सही ऑप्शन आपको दोस्तों बताना है। सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर इसका क्या है? हार्डी ने कौन सा साइंटिफिक थ्योरी को अपनाया था क्रिश्चियनिटी से अलग होने के बाद? तो 99 का सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर क्या हो सकता है? तो सही आंसर है दोस्तों थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बढ़ते थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में हम देख रहे हैं कि विच फिलोसोफर डिड हार्डी स्टडी एंड रिफ्लेक्ट ऑन इन हिज फिक्शन? आपको बताना है कि हार्डी ने किस फिलोसोफर को पढ़ा, का उसका अध्ययन किया और उसको रिफ्लेक्ट किया अपने फिक्शन में। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने नीट से, फर्स्ट है दोस्तों नीट से, और सेकंड है आपका दोस्तों स्कॉफेन आवर या स्कॉफेन आवर, और थर्ड है कांट, फोर्थ है आपका किर्कगार्ड। सही ऑप्शन दोस्तों क्या है आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। तो क्वेश्चन 100 की अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो वो है ऑप्शन नंबर बी स्कॉफेन हावर। पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे 101 क्वेश्चन नंबर जो PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। वोकैब देखेंगे दोस्तों, वन वर्ड भी कुछ हम देखेंगे। यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ग्रामर से, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखा करें ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट दोस्तों द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक, बताना है कि डक का मैस्कुलिन फॉर्म क्या होता है। 101 का सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? बात करें डक के मैस्कुलिन फॉर्म की, तो है दोस्तों ड्रेक। क्या है दोस्तों? वो है ड्रेक। पर थोड़ा सा आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द वर्ड इन वर्ड हैज़ द नाउन फॉर्म। आपको बताना है कि जो इनवर्ड है दोस्तों इसका नाउन फॉर्म क्या होगा। तो फर्स्ट है आपके सामने इनवर्डियन, सेकंड है इनवेशन, थर्ड है इन्वेजन,
फोर्थ है इन्वेडमेंट। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, इन्वेड का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है। 102 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर बात करें इन्वाइट की, तो इन्वाइट का जो नाउन होता है वो ना इन्वेजन। तो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 113 में 103, तो इसमें हम बात करेंगे एरर की। आपको एरर ढूंढना है दोस्तों। अगर एरर नहीं है तो आप ऑप्शन चुन सकते हैं नो एरर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। आपको बताना है कि ये पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में या डी पार्ट में एरर है दोस्तों। तो 103 की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो सी पार्ट में हमें एरर दिख रहा है दोस्तों। अगर सी पार्ट में देखें क्या एरर है, तो यहाँ पे जो एरर है वो है हैव। इसमें क्या एरर दोस्तों, तो हैव क्यों गलत है, तो आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। इसको आप याद कर सकते हैं कि हैव यहाँ पे गलत क्यों माना जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे द टीचर और हिज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये दो जो सब्जेक्ट हैं या जो नाउन हैं ये एज वेल एज से जुड़े हुए हैं। और जो दोस्तों एज वेल एज से दो नाउन जुड़ते हैं या दो प्रोनाउन जुड़ते हैं, तो एज वेल एज से जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका सब वर्ब होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे सही वर्ब होना चाहिए हैज, यही इसमें गलती थी दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 104, इसमें भी आपको ढूंढना है एरर। तो इसमें क्या एरर है दोस्तों ये भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रॉपर, नो एरर। आपको बताना है ये पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में या नो एरर। आपको बताना है कि किस में एरर है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं 104 क्वेश्चन नंबर 104 की, तो यहाँ भी आपको देखना है कि यहाँ पे जो एरर है वो है सी में दोस्तों। क्या एरर है इस सी में, आपको बताना है क्या एरर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ब का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप बात करें जब भी दो सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ता है, यानी कहने का मतलब दो नाउन जो कि सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट में आए हुए दो नाउन जब प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े होते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑफ से पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब होगा। दोस्तों अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ कन्फ्यूजन है तो इसकी मैंने 3 या 4 वीडियोज कम से कम बनाई हुई है। सब में पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, जिसको मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया हुआ है। आप उसे देख सकते हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए वॉज वर्ब के स्थान पे, तो यही यहाँ पे गलती है दोस्तों। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 105, इसमें भी आपको ढूंढना है एरर, क्या एरर हो सकता है इसमें वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 को पहले हम पढ़ते हैं। तो ऑल द डिक्शनरीज which have been placed on that table by the window needs rebinding। आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। बात करेंगे दोस्तों 105 की, तो 105 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। 105 में दोस्तों एरर है डी में। अब डी में एरर क्या है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं कि इस डी पार्ट में आखिर एरर क्या है। तो दोस्तों ऑल द डिक्शनरीज विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल बाय द विंडो नीड्स रीबाइंडिंग। दोस्तों गलती यहाँ पे ये है, आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आप इस वर्ब को ज़रा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। इस वर्ब को ज़रा ध्यान से देखिए, नीड्स, यहाँ पे नीड्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें नीड्स की, तो ये नीड्स जो वर्ब है ये एसोसिएटेड है ऑल द डिक्शनरीज के साथ, और यहाँ पे जो ऑल द डिक्शनरीज है दोस्तों ये है प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो होना चाहिए प्लूरल। तो यहाँ पे नीड्स ना होकर के नीड होना चाहिए, तो ये आपका सही सेंटेंस होता। मतलब दोस्तों थोड़ा सा आगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 105 के बाद हम बढ़ेंगे 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें भी आपको ढूंढना है एरर, क्या एरर हो सकता है दोस्तों इसमें। तो 106 आप क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें एरर क्या हो सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी एक्चुअल प्रॉब्लम। आपको बताना है दोस्तों इसमें
किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं 106 की, तो इसमें जो एरर है वो आपको नज़र आ गया होगा एक्चुअल दोस्तों, यानी कि डी पार्ट में ही आपको एरर देखने को मिल रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल नहीं होना चाहिए, एक्चुअल के स्थान पे कौन सा वर्ड आ सकता है ये आप खुद हमें बताएंगे। थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 107, इसमें भी आपको एरर ही ढूंढना है। दोस्तों बात करते हैं 107 की, तो चलो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। PGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी। आपको बताना दोस्तों कि इसमें किस ऑप्शन में गलती है, 107 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपको एरर मिल रहा है, कजिन सिस्टर दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 टू 109 आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन को पढ़ लें। Read each sentence carefully to find out error in it. Error lies in any one part of the sentence numbered as A, B, C, D. You can have to identify. आपको बताना है PGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की, तो इसमें हम देख लेना है, दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली दैन द वन आई हैव। को बताना है सही ऑप्शन की किस पार्ट में एरर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो जो सुपीरियर है यहाँ पे दोस्तों पार्ट बी, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुपीरियर, यहीं पर दोस्तों क्या है आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 109 इसको भी हम पढ़ लेते हैं। You will either have to improve your work or I shall have to dismiss you from school। तो एरर दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे हम 109 में एरर की, तो एरर आपको समझ में आ गया होगा क्या एरर इसमें है। तो एरर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट में ही एरर आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो एदर और होता है, एदर और ये जो और है ये होता है पैर कंजक्शन होता है, पैर में होता है, और इसमें इसको यूज़ करते समय हमको ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट पार्ट अगर फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है या सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो भी दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले ही यूज होगा। यानी दोस्तों अगर पहले सेंटेंस में अगर पहला जो पार्ट है पैर वाले कंजक्शन का अगर उस सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट से पहले दूसरा पार्ट भी आना चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट पार्ट किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले आ रहा है, दूसरे सेंटेंस में भी वो वर्ब से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे अदर जो है हैव के साथ आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे और जो है वो आई के पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पे गलत है। थोड़ा सा आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 टू 113, तो इसमें हम डायरेक्शन पढ़ लेना पहले। दोस्तों बताया गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट हार्डली डॉट 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 रीच हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। आपको बताना है यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हार्डली से हैड, हार्डली हैड सी, हार्डली डिड सी, हार्डली सी हैड। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए बी सी डी में से क्या हो सकता है 110 का सही ऑप्शन। तो अगर हम बात करते हैं हार्डली जब भी शुरुआत में दोस्तों, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हैड सी। दोस्तों थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 111, तो द बॉस, यहाँ पे क्वेश्चन है द बॉस वांटेड टू नो डॉट 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 डन द जॉब। आपको बताना है यहाँ पे हाउ हैड आई हैड होगा, दैट हाउ हैड आई होगा, हाउ वुड आई हैव होगा,
या हाउ हैड आई होगा। आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों। तो सही ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। 111 का सही ऑप्शन जो है वो है हाउ आई हैड। दोस्तों क्यों है हाउ आई हैड? क्योंकि दोस्तों जब हम बात करते हैं कहीं भी क्वेश्चन वर्ड को हम यूज़ करते हैं कंजक्शन के रूप में, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 112, इसमें आई बेस आई डॉट डॉट अ किंग। दोस्तों अगर हम कहीं कल्पना करते हैं, पहले बता दिया था, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, जब भी हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं जो सच नहीं हो सकता, वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए आई वर्ब। थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 113, TGT 2016 में पूछा क्वेश्चन है, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। यू हैव 20 रुपीज़, यू हैव 2 10 रुपी नोट, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, मैनकाइंड इज डिमेंटेड। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। जैसे बात करते हैं 113 की, तो इसमें जो इनकरेक्ट जो सेंटेंस दोस्तों वो है सी। दोस्तों सी है, यहाँ पे गलती है आपके सी वाले सेंटेंस में, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। दोस्तों यहीं पे गलती है, टू नेशन थ्योरी हो सकता है, टू नेशंस थ्योरी, टू नेशंस थ्योरी में यहाँ पे गलती है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 114, अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड। एक ऐसी व्हीकल या ऐसा वाहन जिसके द्वारा हम डेड बॉडीज़ को या लाश को ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं। एम्बुलेंस, कार्ट या हेयर्स। दोस्तों आपने देखा होगा फॉर हेयर्स लिखा हुआ बहुत सारे यहाँ पर, जिनसे हम लाश ले आते हैं, लाश के वास्ते इंग्लिश में हम हेयर्स लिखा आपने देखा होगा दोस्तों। तो इसके लिए होता है सही ऑप्शन हेयर्स। आप इसको याद कर सकते दोस्तों। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों कुछ दिक्कत है, आप देख लीजिए थोड़ा इसमें से, एक सेकेंड सॉरी सर इसके लिए। दोस्तों उसको हमने कहा क्या कहते हैं, तो क्या बोल दोस्तों उसको हेयर्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 115 में अगर बात करते हैं एन इमेजिनरी नेम, अगर हम बात करते हैं एन इमेजिनरी नेम assumed by an author as disguise is। अगर हम बात करें कि एक इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम जो एक ऑथर के द्वारा अज्यूम किया जाता है डिस्गाइज के रूप में, तो वो क्या होता है। सिडोनिम होता है, निकनेम होता है, पेट नेम होता है या होमोनिम होता है। आपको सही ऑप्शन बताना है। 115 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं सिडोनिम। आपने पढ़ा होगा। जैसे कि अगर बात करें जॉन गॉल्सवर्दी का, तो उन्होंने यूज़ किया है जॉन सिन जॉन। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 25। तो ये इसमें आपको पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद दोस्तों आपको सही आंसर ढूंढना है। दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसेज पढ़ने पर क्या होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो पैसेज तो वो थोड़ा बड़ा है दोस्तों, वैसे पढ़ने में टाइम भी लगता है, आप लोग देखना पसंद भी नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक पैसेज दिखा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद दोस्तों आप स्वयं से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों आप ये देख लीजिए, यहाँ से जो बचा हुआ पैसेज था आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करते हुए, और सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसका आंसर देख लीजिएगा, या आप चाहें तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, और आप पैसेज देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर बात करें जो पैसेज आपने पढ़ा, पैसेज हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर बता दे रहे हैं कि जो राइटर के ओपिनियन में जो एक बिजनेसमैन होता है, तो इस बिजनेसमैन के लिए राइटर का क्या ओपिनियन है ये आपको बताना है। दोस्तों 116 का सही ऑप्शन आपको बताना है। फर्स्ट है इज़ मोर पॉपुलर ऑफ द
हाउ ही हैप्पीएस्ट टू बी डूइंग द थिंग। दोस्तों हम टाइम नहीं बात करते, हम बता दे रहे हैं कि जो राइटर का ओपिनियन है वो है आपका ओपिनियन डी, अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्ट्स। दोस्तों थोड़ा सा आगे, तो द फ्रेज, एक फ्रेज उसमें आया हुआ है, द लैब इज विथ हिज हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैबिलिटी। आपको बताना है थर्ड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों 117 के लिए अगर हम बात करते हैं पैसेज अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एक्स्ट्रा वैगन्स इन एंटरटेनिंग गेस्ट्स। अब कहते हैं 118 की, बी अंडरस्टैंड। दोस्तों क्वेश्चन है बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट, हम इस पैसेज समझ सीखते हैं या समझते हैं कि, क्या समझते हैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद। दोस्तों पैसेज आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सीखते हैं कि थ्रिफ्ट में हैड में लीड टू सक्सेस। आपको ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप पैसेज पढ़ेंगे आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड। दोस्तों क्वेश्चन है इट सीम्स दैट लो पेड पीपल शुड, आपको बताना है इसका आंसर क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग। दोस्तों 119 के अगर हम सही आंसर की बात करते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग, तो है डी कि फील गिल्टी, कि जो दोस्तों गिल्टी इफ़ दे ओवर स्पेंड। दोस्तों बढ़े थोड़ा सा आगे, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन 120 की, तो द वर्ड पैराडॉक्स इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट, बताना है कि जो पैसेज है, तो पैसेज का जो लास्ट सेंटेंस है इस फर्स्ट पैराग्राफ का, दोस्तों उसमें पैराडॉक्स वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है आपको बताना है। दोस्तों तो 120 का अगर हम बात करते हैं सही पैराडॉक्स का मीनिंग क्या है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, दोस्तों हो जाएगा दैट विच इज़ कॉन्ट्ररी टू रिसीव्ड ओपिनियन। थोड़ा सा आगे दोस्तों 121, तो क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डज द हाउस वाइफ डिस्क्राइब बाई द राइटर फील व्हेन शी सेव्स मनी सी। आपको बताना है पैसे अकॉर्डिंग क्या होगा इसका ऑप्शन 121 का। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए, इज यानी कि सी इज कंटेंट टू बी सो थ्रिफ्टी। इसमें थोड़ा सा आगे 122, तो 122 का को पहले पढ़ ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अपलोडेड इन द पैसेज। आपको बताना है अपलोडेड के लिए जो अपोजिट मीनिंग है इस पैसेज में वो कौन सा वर्ड है। ऑप्शन आपके सामने ह्यूमिलिएटेड, डिग्रेड, टेररिस्ट, सप्रेस्ड। आपको सही ऑप्शन चुनना है 122 के लिए। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा डिग्रेड। दोस्तों अगर बात करते हैं अपलोडेड की, इसका मतलब होता है सराहना करना, डिग्रेड का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना। और थोड़ा सा आगे 123 का सही आंसर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द स्टेटमेंट सी इज एबल टू फेस द मिल्क मैन विद इक्वानिमिटी इम्प्लाइज दैट, क्या बताता है दोस्तों ये सेंटेंस स्टेटमेंट आपको बताना है। 23 के लिए क्या हो सकता है, तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी इज मोस्ट अपसेट। सी इज मोस्ट अपसेट एज सी हैज़ बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली। अगर दोस्तों आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। 124 के सही ऑप्शन क्या है, सर क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। एज फॉर एज मनी इज कॉन्सर्न वी गेट द इम्प्रेशन दैट द राइटर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है 124 का, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है कि डज नॉट ऑफन हैव एनी मनी टू सेव। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट का वो है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज का सही टाइटल क्या हो सकता है। पैसेज पढ़ेंगे आपको सारा टाइटल समझ में आ जाएगा, टाइटल क्या है इसका, शीर्षक क्या हो सकता है। तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा दोस्तों माइजरली हैबिट्स ऑफ द पुअर। दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, जैसे कि हम चाह रहे थे कि वीडियो थोड़ा लंबी ना हो, फिर भी वीडियो हमारी 1 घंटे की बन चुकी है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। दोस्तों तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब लोग हेल्थ केयर एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें।